मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल एएमसी के सीईओ आशीष सोमैया मौजूद हैं। उनसे समझते हैं मार्केट में इस समय क्या हो रहा है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पोर्टफोलियो में पेन है इस समय, बिल्कुल। चाहे किसी भी एंगल से देख लें, मार्केट अब बहुत ब्रूटल फेज से गुजर रहा है। और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर का एक अब सिंपल सवाल ये है कि क्या ये बाज़ार और बड़ी करेक्शन की तरफ बढ़ रहा है? क्या इन लेवल पर भी थोड़ा कॉशियस रहा जाए? आपका क्या व्यू है? सो अनुज जी, अगर आप देखें तो इनफैक्ट पिछले हफ्ते तक केवल ऐसा लग रहा था कि भाई एफआई सेलिंग है, लार्ज कैप में करेक्शन है। और स्मॉल एंड मिड कैप का अगर आप पूरा नवंबर दिसंबर देखें तो मेरे ख्याल में स्मॉल एंड मिड कैप की गिरावट लार्ज कैप के मुकाबले आधी थी। और अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप का देखें या ब्रॉडर मार्केट का देखें तो अभी करेक्शन आप कह सकते हैं कि भाई शुरू हुआ है। मतलब अब लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप सब दिख रहा है कि भाई 15-15% अपने ऊपर के लेवल से नीचे है या 15 के आसपास दिख रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा पैनिक करना चाहिए या कोई इसका मतलब हमने हिस्टोरिकली देखा है कि भाई हर एक साल अपने ऊपर के लेवल से कभी न कभी मार्केट एक बार 15-20% नीचे आता है और हर दूसरे तीसरे साल में एक बार न्यू हाई बनता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप हम सबको कंप्लेसेंट रहना चाहिए। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि ज्यादा पैनिक की कोई ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अभी अभी तो थोड़ा करेक्शन ब्रॉड बेस हुआ है और ये काफी सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। हम सब जानते हैं बाहर का माहौल है, थोड़ा एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट पेचीदा हो गया है। एक तरीके से ट्रम्प ट्रेड या यूएस का जो ट्रेड है वो काफी लॉन्ग ड्रॉन चलता जा रहा है। और ऊपर से हमारे रिजल्ट सीजन, आने वाला बजट, तो काफी सारे इवेंट्स है, इसकी वजह से ये माहौल देखने को मिल रहा है। बट ज्यादा पैनिक करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं? और आपके पास भी काफ़ी कैश हर महीने आ रहा है, तो इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? कहाँ आप टॉप अप कर रहे हैं? तो अनुज जी, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है, अगर मैं वाकई में बताऊं तो 2022, 2023 और 2024 का जो शुरुआती दौर था, पहले 5-6 महीने इलेक्शन के पहले के, अगर आप अल्फा या रिलेटिव परफॉर्मेंस देखें तो हमारे लिए 2022-23 वाला माहौल है वो ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। क्योंकि 2022-23 में हमने क्या देखा कि भाई स्टॉक पिकिंग अपनी जगह पे है, लेकिन पीएसयू, एनर्जी, यूटिलिटी, मतलब जो पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर्स हैं, मैक्रो ड्रिवन सेक्टर्स हैं, जो एक साथ भेड़ चाल में, मतलब एक सेक्टर में सब चला तो भाई सब चला और जो नहीं चला वो नहीं चला। तो भाई एक तरीके से जब ये मैक्रो मूवमेंट होती है या टैंडम मूवमेंट होती है, जब सारे के सारे सेक्टर के सेक्टर चलते हैं और जो नहीं चलता है वो साइड पे रह जाता है, ऐसा माहौल एक्चुअली हमारे लिए मुश्किल होता है। क्योंकि फिर क्या है कि परफॉर्मेंस ऐसा है कि भाई ये सेक्टर आपके पास है तो आप इन है, अगर ये सेक्टर आपके पास नहीं है तो फिर बाहर है, फिर आप स्टॉक पिकिंग चाहे कुछ भी कर लो। इनफैक्ट 2024 के बाद अगर आप देखें तो मार्केट में एक तरीके से एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल मैक्रो ड्रिवन या केवल पीएसयू, एनर्जी, यूटिलिटी, मार्केट का परफॉर्मेंस एक तरीके से मिक्स हो गया है। तो ये माहौल रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए, अल्फा जनरेट करने के लिए और हमारे फिलोसफी या हमारे स्टाइल के लिए ये माहौल एक्चुअली बेटर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई स्टॉक पिकिंग काम कर रही है। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेक्टर चल रहे हैं या पूरे के पूरे सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस के लिए ये बढ़िया समय है हमारे लिए। दूसरी चीज, जैसा आपने बताया टॉपअप कहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आप देखें एक तरीके से मार्केट का रुझान गुड क्वालिटी गवर्नेंस इस तरीके के फेवर में ज्यादा आ गया है। तो हम लोग अभी जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसमें काम हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें न्यू आइडिएशन है। अगर आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग देखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज देखें, तो न्यू आइडिएशन तो लगातार चलते रहता है। लेकिन एक तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वालिटी की तरफ मार्केट का मूड चेंज हो रहा है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, अच्छा आशीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ मैं। आईटी पे आने ही वाला था लेकिन बात करूँगा उस पर बाद में। लेकिन इस बजट में जिस चीज़ पे शायद कंजम्पशन को पुश देने के लिए बात की जा रही है कि एक पुश दिया जा सकता है या फिर एक बड़ा फैसला, वो है लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में थोड़ा सा रिलीफ। आप इस बात की पॉसिबिलिटी को मानते हैं कि ये हो सकता है? और ऐसे में आपका एफएमसीजी पे टेक क्या है, जो कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स सबसे बड़ा सेल ऑफ विटनेस कर रहा है? इस पे जो प्राइस डैमेज हुआ है उसके अगेंस्ट ये इवेंट आप कैसे देख रहे हैं? सो वीरेंद्र जी, एक्चुअली अगर आप बजट में देखें या लोअर टैक्स ब्रैकेट का देखें तो मैंने देखा है कि कंसिस्टेंटली
मतलब हर साल लगातार नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको दिख रहा है कि जो लोअर टैक्स ब्रैकेट है वहां पे किस 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 इनकम लेवल के बाद टैक्स लगना चाहिए, लोअर स्लैब्स में कितना रेट लगना चाहिए। इसमें किसी न किसी तरीके की रियायत अगर आप देखें तो ये एक तरीके से, मैं पॉलिसी नहीं कहूंगा, बट ये एक तरीके से ट्रेंड बन गया है कि भाई लोअर लेवल पे किसी न किसी की रियायत जो है वो दी जाती है। तो दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये हो सकता है, रियायत का जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं इसमें। दूसरी चीज अगर आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो है एक तरीके से स्टिमुलस का लोअर लेवल पे कुल मिला के 2-3 लाख करोड़, मतलब अगर आप महाराष्ट्र में देखें या आप दिल्ली में जिस तरीके की बातें हो रही है, उसके पहले झारखंड में देखें, तो अलग अलग स्टेट्स में एक तरीके से लोअर जो सोसाइटी के लोअर तबके हैं इनको किस तरीके से सपोर्ट किया जाए, तो एक तरीके से ये भी स्टिमुलस का काम करता है। भले वो इलेक्शन के साथ में इसका अनाउंसमेंट हो रहा है, लेकिन अगर वीकर सेक्शन को और खास करके महिलाओं को एक तरीके से एक स्टिमुलस दिया जा रहा है तो उसका भी असर पड़ता है। तीसरी बात जो आपने बोला एफएमसीजी के बारे में, मुझे लगता है कि एफएमसीजी कंपनीज का केवल ऐसा नहीं कि जैसे कोई बोलता है मिडिल क्लास श्रिंक हो रहा है, मिडिल क्लास की तकलीफ है, मुझे नहीं लगता है कि पूरा का पूरा ये कारण है। एफएमसीजी कंपनीज को मुझे ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं। आप देखिए, पहले एफएमसीजी कंपनीज थी, ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा काम करती थी और डिस्ट्रीब्यूशन ही इनका मेन स्ट्रेंथ कहलाया जाता था, प्रोडक्ट और ब्रांडिंग के अलावा अगर आप देखें तो। लेकिन अब आप देखिए कि ये क्विक कॉमर्स की वजह से काफी डिस्ट्रीब्यूशन डिसरप्ट हो रहा है, और क्विक कॉमर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जो ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं वो अलग ब्रांड्स हैं। जो जो एस्टैब्लिश्ड बड़े ब्रांड्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पे इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर में या कहीं ना कहीं पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन शेल्फ्स देखें ये क्विक कॉमर्स कंपनीज के, तो अलग प्रोडक्ट आपको नजर आ रहे हैं, ज्यादा D2C ब्रांड्स नजर आ रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियां भी D2C ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी में केवल डिमांड की बात नहीं है, बिजनेस चैलेंजेस भी है डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट्स को लेकर के। अच्छा, मैं आईटी पे आता हूँ। कुछ देर पहले आशीष जी जिसका आपने जिक्र किया, यूएस की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये 25 में 2 कट्स की पॉसिबिलिटीज़, और अगर ट्रंप वीज़ा नियमों में कोई बहुत बड़े बदलाव छेड़छाड़ ना करे जिससे कि आपकी वीज़ा कॉस्ट वहाँ पे काफ़ी बढ़ जाए, तो ऐसे में आपका जो व्यू था आईटी पर, आईटी यहाँ से लीडरशिप अपने पास रखे, इस बात की गुंजाइश कितनी लग रही है आपको? वीरेंद्र जी, मुझे याद है पिछले साल भी हम इसके बारे में बात करते थे, तब में हम लोग हमेशा बोलते थे कि भाई कॉन्ट्रा कॉल है ये। हमारे पोर्टफोलियोज में हमेशा BSE 500 के आसपास या BSE 500 के मुकाबले आईटी एक्सपोजर ज्यादा रहता था हमेशा। और कंसिस्टेंटली हम लोगों ने बड़े कंपनियों के बजाय स्मॉल कैप, मिड कैप और प्रोडक्ट सेंट्रिक कंपनीज या जो स्पेशलाइज काम करती है उन कंपनीज के ऊपर ध्यान दिया। और आप देखिए पिछले 6 से 9 महीने में आईटी का, मतलब हेडलाइंस चाहे कुछ भी हो, आईटी का रिलेटिव परफॉर्मेंस, डिजिटल कंपनीज का रिलेटिव परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है। और हमको ऐसा लगता है कि यहाँ से भी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और चाहे वो यूएस का गवर्नमेंट है, यूएस की ये जो एआई की इन्वेस्टमेंट है, $500 बिलियन की बात हो रही है, किसी किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो आईटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इसके एंसिलरी बेनिफिट्स या इसके पास डाउन बेनिफिट्स इंडियन कंपनीज के ऊपर क्या आते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का माहौल अगर आप देखें तो वो तो कंस्ट्रक्टिव होता जा रहा है। आईटी की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है और रिलेटिव परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। आशीष जी, न्यू एज कंपनीज पर आपका क्या व्यू होगा, खासतौर से पिछले 2 दिन में जोमेटो के नंबर्स के बाद जिस तरीके से कोलैप्स आया है स्पेस में, क्या ये थोड़ा सा डेजावू लग रहा है आपको? क्या ये स्पेस में वापस वही कैश बर्न और वही सब चीज़ें, उनका रिस्क वापस ओपन होता हुआ दिखाई देगा? अनुज जी, एक्चुअली थोड़े समय पहले जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कि जैसे एफएमसीजी की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी में एक तरीके से डिसरप्शन, या एफएमसीजी में एक तरीके से प्ले करने का अब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ज्यादा प्ले आ गया है। और ये डेफिनेटली एक तरीके से कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप या थोड़ा बहुत टेम्पररी कंपटीशन वाला माहौल है। लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों को आईटी, ये जो डिजिटल कंपनीज हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं या क्विक कॉमर्स है, इसको लेकर के लोगों को काफी संदेह है। और बार बार इसकी जो वॉलेटिलिटी आती है, वो कंपनियां तो अपनी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रही हैं और वो स्ट्रैटेजी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि जो निवेशक है और जो ओवरऑल मार्केट है वो हमेशा इस सेक्टर को या इनके ग्रोथ को एक तरह के संदेह से देखता है।
इस तरीके का कॉन्फिडेंस अभी भी है नहीं लोगों का, इसलिए वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन अगर जैसे आप एफएमसीजी का एग्जांपल ले, तो भाई वो तो क्लियरली दिख रहा है कि वैल्यू वहां से यहाँ पे मूव हो रही है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स और क्विक कॉमर्स है, यही दूसरे सेक्टर्स को भी डिसरप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे 2-3 प्लेयर हैं, ये अपना पूरा मार्केट जमा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसमें, और मुझे नहीं लगता है कि लोगों का कन्विक्शन टूटना चाहिए। वॉलेटिलिटी जरूर है इसमें, कुछ अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट्स, इसकी बात हो रही है, लेकिन लंबे अरसे में ये विनर्स रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए, ये समय लॉन्ग टर्म में शायद ये विनर्स रहेंगे, ये क्लियरली एक व्यू उस समय आपको इन स्टॉक्स पर। एक और स्पेस जहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, कहें तो शायद गलत होगा कहना, लेकिन शायद हायर लेवल पर थोड़े से स्टॉक हों, डिफेंस, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक्स, और यहाँ क्या व्यू होगा? सो अनुज जी, टाइम टू टाइम सी डिफेंस को एक तरीके से आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग का सब सेक्टर गिने तो बेटर है। टाइम टू टाइम इसमें आइडिएशन चलता है। अगर आप देखें ना, मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल पिछले 3-4 साल में एनर्जी, यूटिलिटीज, पीएसयू, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी ये मैक्रो पॉलिसी ड्रिवन सेक्टर्स काफी चले हैं। इसमें से जो सस्टेनेबल जो है वो हमको लगता है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि वाकई में हम लोग ऑन ग्राउंड काफी आइडियाज देखने को मिलते हैं। काफी न्यू लिस्टिंग्स भी आएंगे जिसमें टीम काम करती है। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे हम लोग बुलिश है। अब इसमें डिफेंस क्या है, मुझे ऐसा लगता है पिछले 2-3 सालों में एक तो जियोपॉलिटिक्स की वजह से बिल्कुल ही हेडलाइन में रहता है। ऊपर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, गवर्नमेंट पॉलिसीज, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, तो एक तरीके से ये एक थीम बन गया और काफी चल गया है। इसलिए अब इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट जनरली हमने देखा है कि भाई पिछले तेजी के विनर्स जो हैं वो फिर उठ के नहीं आते हैं। जब मार्केट रिकवर होता है तो नए विनर्स देखने को मिलते हैं, और जो फॉल में अंडर परफॉर्म करता है वो आगे जाकर के शायद ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है, और इमीडिएटली कोई टर्न अराउंड मुझे नहीं लगता है कि एक्सपेक्ट करना चाहिए। अच्छा आशीष जी, एक प्रश्न यहाँ पर कई सारे कॉलर शो में आता है कि पीएसयूज में सबसे ज़्यादा ट्रैप्ड है रिटेल। अब चाहे वो रेलवेज हो चाहे डिफेंस हो। रेलवेज में तो हमने स्लो डाउन देखा भी है। अब ये लास्ट आई थिंक ईयर जो गया उसमें, जब क्योंकि चुनाव था तो मार्च अप्रैल मई वैसे ही काफ़ी सुस्त गुजरे। तो क्या इसमें बॉटम फिशिंग करनी चाहिए, क्या अपने आप को एवरेज आउट करना चाहिए पीएसयूज में? मुझे ऐसा लगता है वीरेंद्र जी कि जैसा अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, आमतौर पे इन्वेस्टर्स का ऐसा एक माइंडसेट रहता है कि भाई जब बाजार गिरता है तो पिछले तेजी में जिसने मेरे को सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया और जो सबसे ज्यादा गिरा, उसी की फॉन्ड मेमोरीज होती है और उसी का एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई अब मार्केट चलेगा तो फिर से यही चलेगा, तो इसी को एवरेज करो। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाई अगर आगे जाकर अगर मार्केट रिकवर होगा तो ये नहीं रिकवर होगा जो सबसे ज्यादा गिरा था, वो चलेगा जो कम गिरा था और जिसने लोगों को कम नुकसान दिया और जो कम लोगों के पोर्टफोलियोज में। तो आई थिंक दैट एक तरीके से इसमें मतलब मेरे को, मैं अभी चेक कर रहा था, डिफेंस इंडेक्स जो है ये ऑल टाइम हाई से 30% गिरने के बाद भी इसका 5 ईयर CAGR 50% के ऊपर है। सो आई थिंक अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बिलीव करते हैं तो होल्ड करके रखे, ठीक है। लेकिन अब आने वाले तेजी में या रिकवरी में यही चलेगा सोच के एवरेज करते जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये अच्छा एडवाइस नहीं होगा। बिल्कुल आशीष जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टफ फेज़ है एक मार्केट का, लेकिन ये भी निकल जाएगा। थैंक यू सो मच आज हमारे सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। थैंक यू। चलिए अब